नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय आर एन के में आप सभी का स्वागत है। आज कबीर की शादी का दिन था। पूरा घर रंग बिरंगी लाइटों और झालरों से दुल्हन की तरह लग रहा था, लेकिन यह सारी रौनक अधूरी सी थी। रचना जी अंदर के कमरे में अपने बेड पर बैठी अतीत की यादों में गुम हुई सोच रही थी। बस 4 महीने और फिर भगवान ने चाहा तो हमारी गोदी में एक नन्हा मुन्ना या मुन्नी खेल रही होगी। रचना जी ने बड़ी प्यार भरी नज़र अपने पति राजीव जी पर डालते हुए कहा, राजीव जी, वैसे तुम्हें क्या चाहिए, बेटा या बेटी? मुझे तो प्यारा सा बेटा चाहिए, बिल्कुल आपके जैसा। पत्नी के पास बैठे राजीव जी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, और आपको पता है, मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है, कबीर। हम अपने बेटे का नाम कबीर रखेंगे, अच्छा है ना? रचना जी ने पति से कहा। राजीव जी, हाँ रचना, बहुत प्यारा नाम सोचा है तुमने, परंतु अगर बेटी हुई तो? रचना जी बोली, तब हम उसका नाम सानिया रखेंगे। राजीव जी ने कहा, चलो ये भी अच्छा है। फिर रचना जी बोली, फिर मैं अपने बेटे के लिए प्यारी सी बहू ले आऊंगी और उसको मैं घर में राजकुमारी की तरह रखूंगी। मैं बाकी सासों जैसी बिल्कुल भी नहीं बनूंगी। इस पर राजीव जी हंसते हुए बोले, नाम दर्ज करवाओगी इस पर? रचना जी अपना सर उठाते हुए बोली, हाँ जी बिल्कुल राजीव जी। तो फिर मैं भी कौन सा पीछे रहने वाला हूँ। तुम देखना, मैं भी अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार दूंगा, उसे सर आंखों पर रखूंगा। राजीव जी रोज अपने बेटे बहू के बारे में बातें करते और दोनों अपना सच होते सपना देखना चाहते थे। अतीत की यादों में से बाहर आकर रचना जी सोचने लगी, हमने क्या क्या सपना सजोए हुए थे अपने बेटा, अपनी बहू, अपनी गृहस्थी के लिए। पर क्या पता था कि सपनों का संसार सजने से पहले ही उजड़ जाएगा। आज हमारे बेटे की शादी का दिन आया भी तो आप साथ नहीं हैं। आपके बिना तो खुशी खुशी सी लगती ही नहीं है। रचना जी की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। अतीत की यादों का सिलसिला तब टूटा जब कबीर उनको आवाज़ देते हुए अंदर आया। माँ, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ बैठी हैं। फिर जैसे ही कबीर ने माँ की आंखों में आंसू देखे तो उनके पास बैठकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, माँ, आपकी आंखों में आंसू? दोनों माँ बेटे जैसे बिना बोले ही एक दूसरे की भावनाओं को समझ गए और एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। फिर माँ को चुप कराते हुए कबीर बोला, माँ, पिताजी हमारे साथ ना होते हुए भी हमेशा साथ हैं। उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। मैंने तो पिताजी को देखा भी नहीं, फिर भी ना जाने क्यों लगता है कि वो यहीं मेरे आस पास हैं। चलिए माँ, आप शांत हो जाइए। सब लोग बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए माँ, बाहर चलिए। कबीर माँ को सांत्वना देकर बाहर ले जाता है। रचना जी और राजीव जी की पहली मुलाकात तब हुई जब वह अपने कॉलेज ग्रुप के साथ कॉलेज के लिए एक प्रोजेक्ट के लिए अनाथालय में गई हुई थी। वहीं राजीव जी भी मौजूद थे, जिनको पार्ट टाइम जॉब और पढ़ाई के साथ साथ सोशल कार्यों में भी काफ़ी रुचि थी। उसी दिन वहाँ बच्चों को कुछ खाने पीने की चीज़ और किताबें बांट रहे थे। उस समय वह दोनों कॉलेज के सेकेंड ईयर में थे। उनकी पहली मुलाकात दोस्ती और फिर प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। कई समय बीत गए और उन दोनों ने पढ़ाई पूरी होने के बाद एक दूसरे से शादी का वादा कर लिया। राजीव जी के घर में तो उनके सिवा कोई नहीं था। इधर रचना जी के माता पिता को भी इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि राजीव जी एक वेल एजुकेटेड और वेल मैनर व्यक्ति थे। अब उनकी सेल्स मैनेजर की अच्छी जॉब भी लग चुकी थी। राजीव जी का स्वभाव इतना विनम्र, दयालु और बोली में इतनी मिठास घुली थी कि कोई भी उनको देखकर प्रभावित हो जाता था। इसीलिए रचना जी के माता पिता को भी राजीव अपने बेटे के लिए एकदम सुयोग्य लगे।
अब पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों की शादी पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुई और दोनों ने अपने सपनों का एक छोटा सा संसार बसाया जहां बस खुशियां और प्यार था। राजीव जी की जान बसती थी अपनी पत्नी में। वो उनके छोटी से छोटी खुशी का भी ध्यान रखते थे और छोटी बड़ी सभी इच्छा पूरी करने की भरपूर कोशिश करते थे। पति का बहुत ध्यान रखती थी। दोनों पति पत्नी के बीच अत्यधिक प्रेम था। उनकी खुशी तब दुगनी हो गई जब पता चला कि रचना जी माँ बनने वाली हैं। दोनों ने आने वाले नन्हे मेहमान और आने वाले कल के लिए न जाने कितने सपने देखे थे और खुशी खुशी समय यूं ही बीता जा रहा था कि अचानक एक तूफान सब बहा ले गया। एक ऐसी अनहोनी घटना घटी जिसकी कल्पना रचना जी और राजीव जी ने सपने में भी नहीं की थी। राजीव जी सेल्स मैनेजर की जॉब के कारण दूसरे शहरों में जाते रहते थे। एक दिन ऐसे ही वे किसी दूसरे शहर में गए हुए थे। शाम का समय था कि ड्रॉप क्रॉस करते समय एक तेज स्पीड से आता हुआ ट्रक राजीव जी को टक्कर मारकर चला गया। राजीव जी पीड़ा से कहार रहे थे। वो सड़क पर पड़े तड़प रहे थे कि देखते ही देखते उनके चारों ओर भीड़ जमा हो गई। उसी भीड़ में से किसी भले मानस ने एम्बुलेंस को फ़ोन करके उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ट्रक के टक्कर के कारण से डॉक्टर को मजबूरन उनकी एक टांग काटनी पड़ी। जब संजीव जी को होश आया तो उन्होंने अपनी एक टांग ना पाकर पागलों की तरह चिल्ला उठे और तड़प तड़प कर रोने लगे। डॉक्टर ने किसी तरह उनको संभाला और चुप कराया। डॉक्टर के काफ़ी समझाने के बाद उन्होंने खुद को आगे के ट्रीटमेंट के लिए बड़ी ही मुश्किल से मानसिक रूप से तैयार किया। उधर रचना जी राजीव जी के निर्धारित समय से न आने के कारण काफ़ी डर गई। कई देर बाद भी न आने पर वह हड़बड़ाकर उठी। वो कभी दीवार पर लगी घड़ी में समय देखती तो कभी बार बार दरवाजे की तरफ देखती। वह बेचैनी की हालत में कभी दरवाजे तक जाती फिर कभी अंदर आ जाती। सर्दी के मौसम में भी उनका शरीर पसीने से तर हो गया था। जब रात तक भी राजीव जी घर नहीं लौटे तो उन्होंने उनके ऑफिस फ़ोन करके पता किया, जहां से उनको कोई खास जानकारी नहीं मिली। अपने माता पिता के साथ रचना जी उनको पागलों की तरह ढूंढने लगी। उनके ऑफिस गई, उनके सहयोगियों से पूछा, सारे दोस्तों और रिश्तेदारों से भी पूछा। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। यहाँ तक कि जिस शहर में राजीव जी कंपनी के काम से गए थे वहाँ के पुलिस से भी पूछताछ की, परंतु राजीव जी की कहीं भी कुछ अता पता नहीं लगा। इधर राजीव जी को इधर इधर ढूंढते ढूंढते अब रचना जी को 15 दिन गुजर चुके थे। उधर राजीव जी 15 दिन के इलाज के बाद अब उनकी जिंदगी फिर नए मोड़ पर आ चुकी थी। एक दिन व्हीलचेयर पर बैठे हुए उदासी से अपनी एक टांग को देखते हुए सोचने लगते हैं, भगवान, भाग्य ने ये कैसा न्याय किया है मेरे साथ। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? यदि ऐसे में रचना के पास गया तो उस पर क्या गुजरेगी? वह तो बेचारी जीते जी ही मर जाएगी। कहीं सदमे में हमारे होने वाले बच्चे को कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, मैं रचना के पास नहीं जा सकता। मैं जीवन भर उस पर बोझ बनकर उसके जीवन को और नरक नहीं बना सकता। नहीं नहीं, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। यह कठिन निश्चय मुझे लेना ही होगा। अपने आने वाले बच्चे की भलाई के लिए रचना बड़ी समझदार और हिम्मत वाली लड़की है। वह किसी तरह खुद को और हमारे आने वाले बच्चे को संभाल ही लेगी और फिर उसे मेरे बिना जीने की आदत हो ही जाएगी। हाँ, यही सही है। उस पर बोझ बनने से अच्छा है कि मैं उसके पास ही ना जाऊं। यह निश्चय कर राजीव जी किसी और शहर में जाकर एक आश्रम में गुमनामी में अपना जीवन जीने लगे। अगर कोई इंसान भगवान को प्यारा हो जाता है
तो उसके परिवार वालों और सगे संबंधियों को यह सोचकर संतुष्टि हो जाती है कि वह इंसान अब दूसरी दुनिया में भगवान के पास है। परंतु रचना जी को संतुष्टि होती तो होती कैसे? उनकी स्थिति तो जैसे पागलों सी हो गई थी। उनको ऐसी स्थिति में अकेले छोड़ना उनके माता पिता को सही नहीं समझा। वो अपनी बेटी को अपने साथ ले गए। रचना जी पति के जाने के सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। जैसे ही दरवाजे पर हल्की सी भी दस्तक होती तो वह दौड़कर दरवाज़ा खोल देती कि राजीव ना आए हों। हर समय उनके मन में हजारों सवाल टिक टिक करते रहते कि आखिर राजीव कहाँ गए? क्या वह किसी दुर्घटना का शिकार हो गए? कहीं कोई अनहोनी घटना तो उनके साथ नहीं घट गई? पता नहीं वह कहाँ होंगे, जीवित ही होंगे या नहीं। इन्हीं सवालों के कश्मकश में उलझे और पति का इंतजार करते करते रचना जी ने गर्भावस्था के 9 महीने भी पूरे कर लिए और फिर कबीर को जन्म दिया। उनको लगा जैसे भगवान ने कबीर के रूप में राजीव को ही उनके पास लौटा दिया है। कबीर की प्यार भरी मुस्कान ने उनकी पीड़ा को कुछ तो कम किया। अब वो अपने बेटे को देख देख कर ही जी रही थी। कबीर में उन्हें राजीव का अक्स दिखाई देता है। उनके मन में पति के वापस आने की जो उम्मीद थी, अब वो भी कहीं न कहीं गुम होने लगी थी। उधर राजीव जी भी काफ़ी समय तक अपने साथ हुई अनहोनी और पत्नी और बच्चे से बिछड़ने के पीड़ा में काफ़ी समय तक सदमे में रहे कि अचानक उनके जमीर ने उन्हें झिंझोड़ते हुए कहा, राजीव, ऐसे कब तक इस अग्नि में खुद को जलाता रहेगा? भगवान ने तेरी एक टांग ली है, परंतु तेरे सामने अभी पूरा जीवन पड़ा है जो ऐसे नहीं गुजारा जा सकता। ऐसे व्हीलचेयर पर बैठने से अच्छा है कि मैं कुछ काम करूं। बस यही सोचकर राजीव जी ने आश्रम से जुड़ी एक फाउंडेशन में एक सोशल वर्कर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। उधर कबीर थोड़ा बड़ा हुआ तो रचना जी को लगा कि कहीं वे अपने माता पिता पर बोझ न बन जाए। यही सोचकर वह कबीर के 5 बरस होने के बाद वापस अपने घर आ गई। घर आकर राजीव जी के बिना उसे उस घर में रहना उनके लिए दूभर हो गया। राजीव जी की यादें उन्हें दिन रात छेड़ती रहती। घर के दीवारें जैसे उन्हें खाने को दौड़ती। इसीलिए वह घर बेचकर दूसरे शहर में आ गई और कबीर की अच्छी परवरिश करने के लिए एक स्कूल में अध्यापिका के तौर पर पढ़ाने लगी। और देखते ही देखते 25 वर्ष बीत गए। कबीर की भी नेशनल कंपनी में अच्छी जॉब लग चुकी थी। जॉब मिलने के बाद उसने अपनी माँ की अध्यापिका की नौकरी भी छुड़ा दी और आज दिन था कबीर की शादी का। कबीर और रिया की शादी पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुई। रिया एक बहुत ही सुंदर, सुशील, चंचल और अच्छे संस्कारों वाली लड़की थी। उसके घर में आने से जैसे पूरे घर में खुशी का माहौल रहने लगा। एक पतिव्रता होने के साथ साथ वो एक अच्छी बहू भी साबित हुई। रचना जी को वह सास नहीं, माँ की ही तरह आदर सम्मान देती और यह सोचकर कि ससुर जी तो इस दुनिया में नहीं रहे, कम से कम सासू माँ की सेवा करते ही कुछ पुण्य कमा लूँ, उनकी खूब सेवा करती। रचना जी भी उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार देती। रचना जी की एक आवाज़ पर रिया दौड़ी चली आती थी। उन्हें कभी हल्का सा बुखार जुखाम भी होता तो रचना जी के लिए कभी काढ़ा बनाती तो कभी गरम गरम सूप बनाकर लाती और अपने हाथों से उन्हें खिलाती। उनका रिश्ता माँ बेटी का था। एक दिन रिया बातें करते करते रचना जी से बोली, मम्मी जी, घर में हम 3 ही तो लोग हैं, काम भी ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए मैं पूरा दिन बोर हो जाती हूँ। क्यों ना घर में बैठे बैठे ही कुछ काम कर लूँ, जिससे मेरा अच्छा समय व्यतीत हो जाएगा और फिर बोरियत भी नहीं होगी। रचना जी बोली, बेटा ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो अच्छी बात है।
रिया उत्साहित होते हुए बोली, हाँ मम्मी जी, शरण केयर करके एक एनजीओ जो अनाथ बच्चों, बुजुर्गों और विकलांगों के लिए समाज में फैली अनेक प्रकार की सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए काम करती है। इस एनजीओ में जॉब अच्छा अवसर है, घर बैठे काम करना है बस, और सप्ताह में 1-2 बार एनजीओ में विजिट करना है। सप्ताह में हमें एक टारगेट दिया जाएगा जिसको हमें अपने टीम के साथ मिलकर पूरा करना होगा। रिया की बात सुन रचना जी बोली, जॉब तो बड़ी अच्छी है, इसी बहाने तुम समाज पर भी अपना कुछ योगदान दे पाओगी। यह कहकर रचना जी ने रिया को एनजीओ में जॉब करने की परमिशन दे दी। कबीर को भी रिया के जॉब करने से कोई भी आपत्ति नहीं थी, इसीलिए रिया ने जॉब ज्वाइन कर ली और घर बैठे बैठे ही अपने लैपटॉप से काम करना शुरू कर दिया। 15 दिन बाद रिया को एनजीओ की तरफ से उसी शहर के आश्रम में जाने का टारगेट मिला। जब रिया अपनी टीम के साथ एनजीओ गई तो उसकी मुलाकात एक 50 वर्षीय व्यक्ति से हुई। रिया की टीम की हेड ने उस व्यक्ति को सबसे औपचारिक परिचय करते हुए बताया कि ये राजीव जी हैं, जो कि पिछले 25 सालों से हमारे एनजीओ में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। इन्होंने हमारे एनजीओ और समाज में काफ़ी योगदान दिया है, यह भी हमारे इस टीम का हिस्सा रहेंगे। उस व्यक्ति को देखकर रिया को न जाने एक अजीब सा एहसास हुआ। फिर उसकी नज़र उनके पैरों पर गई तो वह थोड़ी असहज महसूस करने लगी। सभी लोग उनसे बात करने लगे। फिर रिया ने पूछा, अंकल जी, और आपकी फैमिली? राजीव जी ने फिर उत्तर दिया, बेटा मेरी कोई फैमिली नहीं, इसीलिए मैं यहाँ रहकर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का भरसक प्रयास करता रहता हूँ। शायद वे समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ ताकि देश और समाज के लिए अपना योगदान देकर मैं सुकून से इस दुनिया से जाऊँ। इस पर रिया बोली, अंकल जी, मुझे भी आपकी ही तरह ये सब करने का बड़ा ही शौक़ है। मैं अपने कॉलेज की एक छोटी सी एनजीओ की टीम का हिस्सा भी रह चुकी हूँ। रिया को उनसे बात करके एक अजीब सा अपनापन और दिल को सुकून मिला, और राजीव जी को भी रिया से बात करके ऐसा ही एहसास हुआ जैसे रिया को हुआ। फिर तो रिया जब भी एनजीओ विजिट करती, राजीव जी और रिया साथ में बैठकर ढेर सारी बातें करते और खूब हंसी मजाक करते। देखते ही देखते उन दोनों के बीच एक प्यारा सा रिश्ता बन चुका था जिसे वो दोनों महसूस कर सकते थे। लेकिन रिया ने राजीव जी से कहा, अंकल नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं आपके लिए कुछ बढ़िया सा घर का बना हुआ खाना लाऊंगी। मेरी सासू माँ क्या मज़ेदार खाना बनाती हैं। रिया के बात सुन राजीव जी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा ऐसा है तो फिर हम ज़रूर खाएंगे। अगली बार रिया अपने सासू माँ के हाथ के बने आलू के पराठे और मटर पनीर की सब्जी पैक करके राजीव जी के लिए लेकर गई और डब्बा खोलते ही बोली, लीजिए अंकल, मैं आपके लिए आलू के पराठे और मटर पनीर की सब्जी लेकर आई हूँ। डब्बा खुलते ही राजीव जी ने एक जानी पहचानी खुशबू महसूस की। फिर रिया ने उनकी थाली में खाना परोस दिया और दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। राजीव जी ने जैसे ही मुंह में पहला निवाला रखा तो एक जाना पहचाना सा स्वाद उनके मुंह में अमृत की तरह घुल गया, और न जाने क्यों आंसू के कुछ मोती उनकी पलकों की मुंडेर तक आ गए। वो एक एक निवाला खाए जा रहे थे और इस अजीब एहसास के बारे में सोचे जा रहे थे। खाना खाने के बाद रिया ने राजीव जी से पूछा, तो कहिए अंकल, कैसा लगा आपको मेरे सासू माँ के हाथों का बना खाना? राजीव जी अपने एहसासों को शब्दों में बयान न कर पाए और बस कहा,
खाना सच में बड़ा ही स्वादिष्ट था। खाकर मज़ा आ गया। रिया के जाने के बाद भी वो स्वाद न जाने कब तक राजीव जी के मुंह में घुला रहा और स्वाद के बारे में सोचते रहे कि ऐसा ही कुछ स्वाद तो मेरी रचना के हाथों में था। फिर उन्होंने अपनी इस सोच को खत्म किया और काम में व्यस्त हो गए। बहुत दिन हो गए थे सीमा से मिले हुए। उससे मिलने का बड़ा ही मन हो रहा है। रचना जी रिया से कहती हैं तो रिया अपनी सास को कहती है, मम्मी जी तो आप उनसे मिल क्यों नहीं आती हैं? इतना टाइम हो गया है आपको उनके यहाँ गए हुए और ना ही सीमा आंटी जी आई हैं। ऐसा करिए आज आप हो आइए। आज तो कबीर और मैं दोनों घर पर हैं। हाँ बेटा सही कह रही हो, आज उसकी खैर खबर ले ही आती हूँ। इतना कहकर रचना जी अपनी सहेली सीमा के घर जाने की तैयारी में लग जाती हैं, जिसमें उनकी मदद रिया करती है। रचना जी जब इस शहर में आई थी और जिस स्कूल में अध्यापिका की नौकरी की थी उसी स्कूल में सीमा जी भी अध्यापिका थी। तब सीमा जी ने उनका बड़ा ही साथ दिया था। तभी इन दोनों में गहरी मित्रता हो गई थी। रचना जी ने अपनी अलमारी से अपनी साड़ियाँ बेड पर निकालते हुए रिया से पूछा, बेटा कौन सी साड़ी पहनूं? बेटी ने बेड पर पड़ी हुई साड़ियों में से लाइट पिंक कलर की साड़ी खुद पर रखते हुए कहा, मम्मी जी आप यह वाली साड़ी पहन कर जाइए ना, सीमा आंटी जी भी आपको देखती रह जाएंगी। हाँ बेटा यही मुझे भी सबसे अधिक पसंद है, इसे ही पहन कर जाती हूँ। रचना जी बेड पर पड़ी साड़ी समेटने में लग जाती हैं तो रिया उन्हें यह कहकर भेज देती है, आप जाइए मम्मी जी, जल्दी तैयार हो जाइए। मैं किस लिए हूँ, मैं करती हूँ ना यह सब, आपको लेट हो जाएगा। रचना जी साड़ी लेकर तैयार होने चली जाती हैं। रिया उनकी साड़ी समेटने लगती है। तभी कबीर रिया को आवाज़ लगाकर कहता है, रिया जरा मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाकर ले आना। ठीक है जी मैं अभी लाती हूँ, कहकर साड़ियाँ छोड़ कॉफ़ी बनाने लग जाती है। इतने में रिया कॉफ़ी बनाती है। रचना जी भी तैयार होकर सीमा जी के घर के लिए निकल पड़ती हैं। रिया कबीर को कॉफ़ी देकर फिर से रचना जी के रूम में जाती है और साड़ियाँ अलमारी में रखने लग जाती है। वह अलमारी में घुसती है तो सोचती है पार्टी के कपड़े निकालकर अच्छे से लगा देती हूँ। जैसे ही वह अलमारी के सभी कपड़े निकालती है, कपड़ों के साथ साथ एक फ़ोटो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। जैसे ही रिया ज़मीन से उस फोटो को निहारती है और उठाकर अलमारी में रखने वाली होती है तो उसकी नज़र फोटो पर पड़ती है। फोटो पर नज़र पड़ते ही रिया के होश उड़ जाते हैं। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि फोटो में जो व्यक्ति है उसे देख रिया सोचने पर मजबूर हो जाती है, यह तो राजीव अंकल हैं। यह मम्मी जी के साथ इस फोटो में क्यों है? क्या राजीव अंकल ही मेरे ससुर जी हैं? लेकिन मुझे तो मम्मी जी ने बताया था कि मेरे ससुर जी अब इस दुनिया में नहीं है। तो यह जीवित कैसे, यह कैसे संभव है? आखिर क्या है ये सब, मुझे क्या क्यों छुपाया जा रहा है? वहीं खड़े खड़े सोच में पड़ जाती है। उसी समय कबीर वहां आ जाता है और रिया के हाथ से फोटो लेकर देखने लग जाता है और देखते ही भावुक होकर बोलता है, यही तो मेरे पिताजी हैं जिन्हें मैं हर समय मिस करता हूँ। मेरे बड़ा होने से पहले ही वो इस दुनिया में हमें अकेला छोड़कर चले गए रिया। लेकिन कबीर पापा को क्या हुआ था? माँ बताती हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। रिया कबीर से अपने सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कबीर से भी सटीक जवाब नहीं मिलता है। कबीर की आंखों में आंसू छलक आते हैं। रिया उत्साहित होकर बोलने ही वाली थी कि पापा जीवित हैं, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और सोचने लगी कि पहले मुझे जानना होगा आखिर हुआ क्या था। मम्मी जी ने तो कबीर से भी छुपाया हुआ है।
आखिर बात क्या है, इसका पता मुझे खुद ही लगाना होगा। और वह फोटो उसी जगह रख देती है। शाम में जब रचना जी सीमा जी के वहाँ से आ गई तो तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाना खाते हुए रिया बोल पड़ती है, मम्मी जी, पापा जी को क्या हुआ था? रचना जी के मुंह में निवाला देते देते रुक गई। बेटा, तुम्हें इस टाइम अचानक से खाना खाते हुए पापा कहाँ से याद आ गए? रिया, वो मम्मी जी, बस ऐसे ही आज पापा जी के बारे में जानने का मन हुआ। कैसे दिखते थे, उन्हें क्या क्या पसंद था और उन्हें क्या हुआ था? कबीर खाना खाते हुए बोलता है। अरे रिया, खाना तो खा लो, बाद में पूछ लेना माँ से। खाना खाने के बाद रिया रचना जी का हाथ पकड़कर उनके रूम में ले जाती है और उनसे अपने ससुर जी के बारे में पूछती है। तो रचना जी उसे सब बता देती हैं। सारी बातें सुनने के बाद बेटी उन्हें भी नहीं बताती कि उनके पति जीवित हैं। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो सोचती है कि यही कारण है कि मैं राजीव अंकल से इतना प्रभावित क्यों थी। यही कारण था कि वह भी मेरी ओर खींचते चले गए। हमारा तो गहरा रिश्ता है। वो मेरे ससुर जी हैं, मेरे पापा जी हैं। मुझे मम्मी जी और पापा जी और कबीर को मिलवाना होगा। लेकिन कैसे? इनके नज़रों में तो वे एक मृत व्यक्ति हैं। क्या मम्मी को गुस्सा आएगा कि वो इतने साल कहाँ रहे, या फिर उन्हें देखकर इमोशनल हो जाएंगी? जो भी है, मुझे इस अधूरे परिवार को एक करना है। इस सोच के साथ रिया अपने काम को मंजिल तक पहुंचाने की राह पर चल पड़ती है। अगली बार रिया जब अपने ससुर जी राजीव जी से मिलती है तो उसकी आंखों में आज एक अलग ही चमक थी। उनसे मिलकर प्रणाम कर कर पैर छूने का काम तो वो पहले भी करती थी, लेकिन आज उसकी खुशी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। वह बहुत गौर से राजीव जी को देखे जा रही थी। तभी राजीव जी की नज़र रिया पर पड़ती है तो वह कहती है, बेटा क्या बात है, ऐसे क्या देख रही हो? रिया, कुछ नहीं अंकल जी, आपने आज तक मुझे नहीं बताया कि आपका परिवार कहाँ है। आपके तो बच्चे भी होंगे। मैंने आपसे पहले भी पूछा था, आपने तब मेरी बात काट दी थी। आज तो आपको बताना ही पड़ेगा। अंकल जी बताइए ना। राजीव जी, बेटा मेरे बारे में जानकर क्या करोगी तुम, जिसके जीवन का कोई साथ ही नहीं है। बस अब तो जितने दिन बचे हैं यूं ही इधर उधर घूमने में निकल जाएंगे। अब तो बस मौत का ही इंतजार है। रिया, अंकल जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके सामने तो अभी पूरा जीवन पड़ा है। ऐसी उदास भरी बातें आज आप कैसे कर रहे हैं? आप तो खुद मेरी प्रेरणा है। आपसे मिलकर तो मेरे जीवन की नई पहचान है। आप कुछ नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, लेकिन ऐसे बातें मत करिएगा आगे से। आप राजीव जी, ठीक है बेटा, नहीं करूँगा। रिया घर आ जाती है और घर पर आकर रचना जी और कबीर से कहती है, मम्मी जी, कबीर, क्या मैं मेरे अंकल जी को घर पर दावत पर बुला सकती हूँ? रचना जी, हाँ बेटा, क्यों नहीं। कबीर बोला, रिया ये अंकल कौन है? क्या तुम उन्हें अच्छे से जानती हो? आज के समय में किसी पर विश्वास भी तो नहीं किया जा सकता। रिया, कबीर, वह अंकल जी बहुत अच्छे हैं। मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। वह मुझे बेटी मानते हैं और मैं उन्हें अपने पिताजी। रचना जी, ठीक है बेटा, कल तुम उन्हें बुला लेना। हम अच्छे अच्छे पकवान बना लेंगे। कबीर बोला, माँ तुम भी रिया की बातों में आ रही हो? क्या पता कौन है क्या है, ऐसे किसी को भी घर में बुला लेंगे क्या? रिया कहती है, कबीर तुम उनसे मिलोगे ना तो उनके होकर रह जाओगे। ऐसा जादू है उनमें। कबीर, अच्छा जी, ऐसा क्या जादू है? हम भी देखें जरा। ठीक है फिर बुला लेना, कल मेरी छुट्टी भी है। रिया, इसीलिए ही कल बुला रही हूँ। रिया राजीव जी को फ़ोन कर घर आने के लिए बोल देती है। पहले राजीव जी मना कर देते हैं, लेकिन रिया के बार बार आग्रह करने पर
वह आने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वह और रचना जी कल की तैयारी में लग जाती हैं। बढ़िया बढ़िया पकवान बनाने की तैयारी चल रही थी। उधर राजीव जी को अजीब सा महसूस हो रहा था। वह अजीब सी दुविधा में थे। मैंने रिया को बोल तो दिया है, लेकिन जाऊंगा कैसे? और अगर ना गया तो अपनी प्यारी सी बेटी को खो दूंगा। ठीक है, फिर चला ही जाता हूँ, देखा जाएगा। अगले दिन राजीव जी आने की तैयारी में लगे हुए थे और रचना जी ये सब बातों से बेखबर उनके आने के स्वागत में लगी थी। दोपहर के 12 बज चुके थे। राजीव जी का अता पता ही नहीं था कुछ। तब उन्हें फ़ोन करती है तो वो बोलते हैं, बेटा बस निकल ही रहा हूँ। रिया की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वो हर 20 मिनट में राजीव जी को कॉल करती जा रही थी। 1 बज चुका था। रिया के हाथ पांव फूल रहे थे। वह तैयारी के साथ साथ बहुत उत्साहित भी थी। तभी रिया के पास राजीव जी का फ़ोन आता है। बेटा मैं आ गया हूँ, तुम्हारे बताए हुए पते पर। तुम बाहर आ सकती हो मुझे लेने? हाँ जी अंकल जी, मैं बस अभी आई। रिया की आंखें चमक उठी। उसका उत्साह बढ़ता जा रहा था। आज उसके सास ससुर पूरे 25 सालों बाद आमने सामने होंगे। सोच सोच कर बड़ी उत्साहित थी। वह घर से बाहर चली गई। गली के बाहर राजीव जी को देखा। रिया ने प्रणाम किया और पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए घर के दरवाजे पर आ गई। जैसे ही वो अंदर आते हैं, रचना जी सामने बड़ी हड़बड़ी में अपने माथे के पसीने को साफ करते हुए काम किए जा रही थी। कुछ सामान उठाते हुए अचानक अंदर आते हुए उनकी नज़र जब राजीव जी पर और राजीव जी की नज़र जब रचना जी पर पड़ी तो बिजलियां टूट पड़ी। पूरा घर हिले हुए नजर आ रहा था। रचना जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और थोड़ा करीब आई पूर्ण राजीव जी को गौर से देखती रही। राजीव जी के मुंह से निकला रचना और रचना जी के मुंह से निकला राजीव तुम। दोनों एक दूसरे को एकटक देखे जा रहे थे। तभी कबीर भी अंदर रूम से बाहर आया तो उसने पहले राजीव जी को पहचाना नहीं, फिर उसने गौर से देखा तो पहचान लिया। वह भी अपने पापा को जीवित देखकर अवाक रह गया और इसी के साथ साथ रचना जी बेहोश होकर नीचे गिरने ही वाली थी। तभी कबीर ने अपनी माँ को संभाल लिया। सब घबरा गए। राजीव जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कबीर ने अपनी माँ को रूम में लेटाया। रिया राजीव जी को रचना जी के पास ही ले गई। रचना जी को होश में लाया गया तो एक दूसरे से नफरत भी प्यार में बदल गया था। सभी गिले शिकवे आज मिट चुके थे। वह फूट फूट कर रोने लगी। राजीव जी ने उन्हें गले लगाया, उनसे माफ़ी मांगी। कबीर और रिया वहीं खड़े देख रहे थे। रचना जी ने कबीर को पास बुलाया और कहा, ये आपका बेटा है जिसके लिए आपने इतने सपने संजोए थे। कबीर राजीव जी के गले लग गया। सबकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने कबीर से भी माफ़ी मांगी। रिया की ओर इशारा करते हुए रचना जी बोली, और ये आपकी बहू जिसके लिए आप हर समय मेरे कान खाते रहते थे। राजीव जी बेटी का हाथ पकड़ते हुए बोले, यह तो मेरी बच्ची है, मेरी प्यारी बच्ची। हम तो बहुत पहले ही मिल चुके थे और मुझे हमेशा ही लगता था कि हमारा कोई न कोई नाता जरूर है। मुझे भी यही लगता था। अंकल जी, नहीं अंकल नहीं, पापा जी। रिया ने दांतों में जीभ भींचते हुए कहा तो सब हंसने लगे। इतने सालों बाद पति पत्नी के मिलन से पूरा घर झूम उठा था। पूरा परिवार आज एक साथ था। सबने खाना खाया और रात में बैठकर राजीव जी ने सारी आप बीती सुना डाली। सारी बातें सुनकर सब फिर से भाव विभोर हो उठे और सबकी आंखों में आंसू छलक आए। अगले दिन रिया ने अपने सास ससुर जी के पुनर्विवाह पर सबसे आग्रह किया।
पहले राजीव जी राजी नहीं हुए। उन्होंने जिद की और दोनों ने उन्हें मना लिया, लेकिन उन्हें कबीर की शादी का बड़ा मलाल था। उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की। सब राजी हो गए। एक छोटा सा प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें सब खास तो शामिल हुए ही, सीमा जी भी इस आयोजन में शामिल हुई थी। सबको बड़ी हैरानी हो रही थी उनकी कहानी सुनकर। कबीर के शहर पर सहरा देखने का बड़ा अरमान था राजीव जी का, जो आज पूरा हो गया था। रिया ने अपनी सासू माँ को अपने हाथों से दुल्हन बनाया। रचना जी ने भी रिया को दुल्हन बनाया। दोनों एक दूसरे को देखकर भाव विभोर हो उठी। दोनों ही एक दूसरे के गले लगकर खुशी के आंसू बहा रही थी। दोनों के विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये छोटा सा सुखी संसार राजीव जी और रचना जी के सामने था। वह अपने परिवार को जीते जी बिछड़ने के बाद उसके मिलन की खुशी का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। रिया ने जो सोचा वो कर दिखाया। आज उसने एक पति पत्नी, एक बाप बेटे का मिलन कराकर बहुत पुण्य का काम किया। वह भी तो इस परिवार का हिस्सा है। उसने जो भी किया, उसने भगवान के सामने शीश झुकाया, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं नई कहानी के साथ, नए विचारों के साथ, नए उद्देश्य के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।